जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा स्टेम सेल्स। जैसा कि हमने बहुत सी प्रीवियस वीडियो में बातें की है कि हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, या मैं कहूं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि कोशिकाएं जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनाएं भी हमारी कोशिकाओं से बनी हुई है और क्रियाएं भी हम किसकी वजह से कर रहे हैं, कोशिकाओं की वजह से। क्यों? क्योंकि हमेशा से एक चीज लिखते आए हैं कि ये जो सेल होती है ये टिश्यू बनाती है, ये टिश्यू आगे चलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन आगे चल करके एक पूरा शरीर बनाते हैं। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी। तो सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर शरीर बना। तो ये जो सेल्स है ना, ये हमारे पास में बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। इन 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में से 200 कोशिकाएं ऐसी होती है जो हमारे शरीर के अंतर्गत अनेक क्रियाएं करने का कार्य करती है, या ये कहूं कि 100 ट्रिलियन कोशिकाएं 200 कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। उन कोशिकाओं में से एक कोशिका होती है स्टेम सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभ कोशिकाएं। अब ये जो स्तंभ कोशिकाएं होती है ना, ये बहुत ही जरूरी होती है, या मैं कहूं कि अगर स्तंभ कोशिकाएं अपने पास में है तो भविष्य के अंदर अगर कोई रोग होता है तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि ये स्टेम सेल्स हमें कहां से मिलेगी, किस जगह से प्राप्त करेंगे और इनका हम कैसे यूजेज मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात समझे कि स्टेम सेल्स होती क्या है। तो समझिएगा, स्टेम सेल्स जो होती है एक अपरिपक्व कोशिका होती है। कैसी होती है? अपरिपक्व कोशिका होती है, अर्थात जब चाहे तब आप इसको परिपक्व कर सकते हो। विभाजन की क्षमता इतनी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कि आप जितनी बार विभाजित करोगे ये उतनी ही बार विभाजित होंगी। जैसा हमने हमेशा से पढ़ा है, कोशिकाएं विभाजित होकर के डबल हो जाती है। तो एक को करेंगे तो दो बनाओगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ती जाएंगी। और ये मानो अगर एक कोशिका आपके पास में स्टेम सेल्स है किसी की भी, तो वो क्या होंगी? अपने पास में बढ़ती जाएंगी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि विभाजित होकर उसी प्रकार की कोशिका बना सकती है। सपोज देन यकृत कोशिकाएं डैमेज हो गई, लेकिन अगर मेरे पास स्टेम सेल्स है तो मैं उन स्टेम सेल्स को विभाजित करके क्या बना सकता हूं? यकृत की कोशिकाएं बना सकता हूं। तो सेम चीज बनाने का काम किसका है? स्टेम सेल्स का है। दूसरा क्या लिख रहा हूं? विभिन्न विशेषीकृत कोशिकाओं में विकसित हो जाती है जो अलग अलग कार्य करती है। सपोज देन लीवर सेल की बात कर लो, सपोज देन हार्ट सेल की बात कर दो, समझ गए बात को, या नर्व सेल की बात कर लो, किसी भी सेल की बात कर लो, हार्ट स्टेम सेल्स अगर है तो इन सबको आप ठीक कर सकते हो। दूसरी बात करें कि ये जो स्टेम सेल्स होती है कितने प्रकार की होती है, तो देखो स्टेम सेल्स 3 प्रकार की होती है अपने पास में। इन 3 प्रकारों में एक है टोटिपोटेंट सेल, जिसे हम पूर्ण शक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्ण शक्त कोशिका। दूसरा होता है प्लूरिपोटेंट, जिसको हम अनेकक्षम लिख सकते हैं। एक होता है मल्टीपोटेंट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? बहुक्षम लिख सकते हैं। लेकिन ये नाम के क्या होते हैं? थोड़ा विपरीत होते हैं। तो समझिएगा, पूर्ण शक्त कोशिकाएं जो होती है, तो देखो यहां पूर्ण लिख दिया मैंने, पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो गया। तो अर्थात इस पूर्ण शक्त कोशिकाएं अपने पास में है स्टेम सेल्स, तो हम इन्हें सभी प्रकार की कोशिकाएं बना सकते हैं। अर्थात शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो यकृत हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो नर्व हो, चाहे वो आंख की कोशिका हो, चाहे वो मुख की कोशिका हो, चाहे स्किन हो, कोई सी भी कोशिका हो, सभी की सभी हम किससे बना सकते हैं? पूर्ण शक्त कोशिकाओं से बना सकते हैं। और ये जो पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है ये जायगोट से अलग की जाती है, यानी जब शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है और क्या बनाता है? जायगोट। उस जायगोट से अगर हम स्टेम सेल्स निकाल रहे हैं तो वो लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जायगोट से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, या ये कहें एक जीव की जो शुरुआत होती है वो एक कोशिका से होती है। वो कौन सी है? जायगोट। वही जायगोट एक कोशिका से बहु कोशिका में तब्दील हो जाती है। तो वो जो बहु कोशिकाएं हैं वो बनाने की क्षमता किसमें होगी? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स में होगी।
दूसरी बात, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें, अनेक क्षम की बात करें तो अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। यहां सभी प्रकार की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, यहां अनेक प्रकार की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं करेंगे। अर्थात ये कुछ का निर्माण कर सकती है लेकिन सभी का निर्माण नहीं कर सकती। कहां से प्राप्त करेंगे? ब्लास्टोडर्म से। कहां से प्राप्त करेंगे? ब्लास्टोड्रम से। ब्लास्टोड्रम क्या होगा? ये जायगोट है, ये कोशिका है, 2n शेप में होती है। इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। और क्लीवेज में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम? एक से कितनी बढ़ जाएंगी? दो। दो से कितनी बढ़ेंगी? चार। चार से कितनी बढ़ेंगी? आठ। ये जो छोटे छोटे कोष्टक दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोडर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनसे हम 3 लेयर बना सकते हैं। एक्टोड्रम बना सकते हैं, एंडोड्रम बना सकते हैं और मीजोड्रम बना सकते हैं। अर्थात तीनों जनिक स्तरों का निर्माण अनेक क्षम स्तंभ कोशिकाओं से बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बहुक्षम की बात करें, मल्टीपोटेंट की बात करें तो ये केवल कुछ विशिष्टीकृत यानी एक विशिष्टीकृत ऊतक का फॉर्मेशन कर सकती है। और विशिष्टीकृत ऊतक की बात करें तो हम इन्हें बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा से अलग कर सकते हैं। कहां से अलग करेंगे? अस्थि मज्जा से। अब अस्थि मज्जा में किसका परिपक्वन हो रहा है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। तो अस्थि मज्जा से अगर स्टेम सेल्स निकालते हैं तो उससे हम आरबीसी की सेल्स बना सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की सेल्स बना सकते हैं, प्लेटलेट्स की सेल्स बना सकते हैं। तो ये होती है स्टेम सेल्स के प्रकार। अब हम आगे बात करेंगे कि इन तीनों को हम और कहां से निकाल सकते हैं, थोड़ा डीप जाकर पढ़ेंगे और स्टेम सेल्स से रिलेटेड और बात करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। देखो, स्तंभ कोशिका के प्रकारों की बात करने के बाद में हम कुछ स्तंभ कोशिकाओं की अलग से बात करते हैं, है टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट की जैसी, लेकिन हम बात करेंगे कुछ हटके। तो कुछ हटके में बात करें तो इन्हें 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एक होती है अपने पास में भ्रूणीय जनन कोशिका, एक गर्भ स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिका। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे भ्रूण की। किसकी बात करेंगे? भ्रूण की बात करेंगे। एम्ब्रियो की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ESC यानी एम्ब्रियो स्टेम सेल्स। तो देखो, ये जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं हैं ये कब प्राप्त की जाती है? जब युग्मनज में विदलन की प्रारंभिक अवस्था है, अर्थात युग्मनज बड़ा अपने पास में, विदलन स्टार्ट होगा, तब हम इन्हें क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके समान होगा? टोटीपोटेंट, पूर्ण शक्त कोशिकाओं के समान होगा। और जैसा कि हमने पढ़ा, पूर्ण शक्त कोशिकाएं सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, तो ये कह सकते हैं भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं सभी कोशिकाओं का निर्माण करेंगी या वे कोशिकाएं अंगों का निर्माण करेंगी। जैसे हार्ट सेल्स की बात हो जाए, लीवर सेल्स की बात हो जाए, स्किन्स की बात हो जाए, रेटिनास की बात हो जाए, ये सारी की सारी कौन बना सकता है? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बना सकती है। लेकिन इनको प्राप्त करने का एक और तरीका हम बताएं, रोपण से पहले। कहां से? रोपण से पहले, इम्प्लांटेशन प्रोसेस से पहले ही भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब रोपण कब होता है? रोपण होगा युग्मनज में विदलन स्टार्ट होगा और वो कहां जाकर रोपित होगा? गर्भाशय में। कहां होगा? गर्भाशय में। तो हम अंडवाहिनी से ही उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अगर अपने पास युग्मनज अंडवाहिनी में मौजूद है तो वहां से हम अगर अलग कर रहे हैं तो वो कौन सी कहलाएंगी? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं। अब अंडवाहिनी से इनको क्या करेंगे? अलग करेंगे। और जो अलग हुई कोशिकाएं हैं वो कौन सी है? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं या टोटीपोटेंट है। समझ गए बात को? दूसरी बात, भ्रूणीय जनन कोशिकाएं, इनको भी हम शॉर्ट में EGC लिख सकते हैं, एम्ब्रियो जर्म सेल्स। देखो, एम्ब्रियो जनन जर्म सेल्स जो है इनको हम कहां से अलग करते हैं? जननिक स्तरों से। जर्म लेयर से अलग करेंगे। जर्म लेयर 3 होते हैं, एक एक्टोड्रम, एक एंडोड्रम और एक मीजोड्रम। समझ गए बात? तो यहां से अलग कर रहे हैं तो कौन सी है? भ्रूणीय जनन कोशिका। किसके समान होती है? प्लूरिपोटेंट। किसके समान होंगी? प्लूरिपोटेंट। और ये जननिक स्तर कौन से होंगे? जो ब्लास्टोड्रम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लास्टोड्रम की बात कर रहे हैं। किसके समान होती है? प्लूरिपोटेंट, अनेक क्षम के समान।
यानी सभी का ना निर्माण करके कुछ का निर्माण करेगी। गर्भ स्तंभ कोशिका। नंबर 3, गर्भ स्तंभ कोशिकाओं की बात करें तो जब भ्रूण में वयस्क के समान नाक नक्श दिखाई देने लग जाते हैं तब प्राप्त की जाती है। ये कहे कि जब भ्रूण 2 से 3 माह का हो जाता है उस भ्रूण को हम कहते हैं फिटस। क्या कहेंगे? फिटस। और वहां से स्टेम सेल्स प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें कहेंगे फिटस स्टेम सेल्स, FSC कहेंगे। क्या कहेंगे? FSC कहेंगे। तो ये जो नाक नक्श दिखाई देने की बात है, ये जन्म के बाद की भी बात होती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है और जब बच्चा जन्म ले गया उसके करीब घंटे 2 घंटे बाद जब परिवार वाले उससे मिलते हैं तो सबका एक अलग अलग ओपिनियन होता है। बुआ के गोद में है तो ये तो मेरे पे गया है, इसकी नाक मेरे पे गई है। पापा देखे तो नहीं, मेरे पे गया है। दादी देख रही है तो मेरे पे गया है। दादा देख रहे हैं तो मेरे पे गया है। मम्मी देख रही है तो मेरे पे गया है। लेकिन जब वो धीरे से बड़ा होता है या 1 साल पे पहुंचता है, 2 साल पे पहुंचता है तो चेहरे की बनावट चेंज होने लगती है, तब मेरे पे नहीं गया। फिर कोई नहीं नहीं ये उस पे गया है, दादा पे गया है, कोई दादी, मतलब फिर ओपिनियन बनते रहेंगे। और लेकिन जब वो 5 साल 10 साल बड़ा होगा और उसकी हरकतें बदल जाएंगी, उसके चेहरे के रंगत बदल जाएंगे, तब पता नहीं हाँ किस पे गया ये। नहीं नहीं ये दादा पे गया, ये भी ऐसे ही थे बचपन में। ये पापा पे गया, ये भी ऐसे ही थे बचपन में। तो तुरंत ओपिनियन क्या हो जाती है? चेंज। केवल किसके आधार पर? नाक नक्श, यानी पूरे फेस की देख की बात कर रहे हैं। ये कैसी होती है? मल्टीपोटेंट प्रकार की। कैसी होंगी? मल्टीपोटेंट। अंतिम बात करें चौथे, वयस्क स्तंभ कोशिकाओं की बात करेंगे। वयस्क का मतलब अडल्ट की बात कर रहे हैं, यानी अडल्ट स्टेम सेल्स। ASC की बात करें तो सीधी सी बात करें शिशु अवस्था में प्राप्त की जाती है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में प्राप्त की जाती है। ये हमारे पास कैसी होती है? मल्टीपोटेंट प्रकार की। कैसी होंगी? मल्टीपोटेंट। अब मल्टीपोटेंट में बात करें तो अस्थि मज्जा की बात कर सकते हैं, क्योंकि अस्थि मज्जा से निकाल रहे थे, मल्टीपोटेंट जैसी थी। देखो चार्ट पढ़े बढ़ाया, छोटा सा डायग्राम बनाया, इनमें तीनों स्टेम सेल्स को हमने डिसाइड किया है, टोटिपोटेंट को, प्लूरिपोटेंट को और मल्टीपोटेंट। तो समझिएगा ये जो जायगोट अवस्था है, कौन सी अवस्था है? जायगोट। अब इस जायगोट से हमने निकाला तो ये कौन सी है? टोटिपोटेंट। लेकिन जायगोट बन गया तो उसके 3 दिन तक हम इसको निकाल सकते हैं। जायगोट बनने के 3 दिन बाद तक हम इसको निकाल सकते हैं, किसको? टोटिपोटेंट को। तो सभी सेल्स का निर्माण होगा, पूरे अंगों का निर्माण हो जाएगा। अगर उसके थोड़े से दिन बाद आए, 5 से 6 दिन की बात करें, उसके बाद ब्लास्टोड्रम बनेगा अपने पास में, क्योंकि विदलन होगा। विदलन से 2 कोशिकाएं, फिर 4 कोशिकाएं, फिर 8 कोशिकाएं। ठीक है। और इस प्रावस्था के दौरान एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है जिसे ब्लास्ट मोरुला कहते हैं। इस मोरुला में गुहा बनेगी जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है। उस समय अगर प्राप्त कर रहे हैं तो 5 से 6 दिन का भ्रूण हो जाता है, तो उसको हम कौन से में रखेंगे? प्लूरिपोटेंट के। तो कुछ स्तरों का निर्माण करेंगे, जैसे जनिक लेयर का निर्माण करेंगे। और जब एक पूर्ण रूप से बेबी का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपोटेंट। यानी भ्रूण में या शिशु में ये जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बोन मेरो हमेशा जीवन भर रहेगी, वहां से प्राप्त करेंगे। बोन मेरो पाई कहाँ जाती है? जो हमारे पास में बड़ी अस्थियां होती है वहां बोन मेरो ज्यादा प्रेजेंट होती है। यानी फीमर की बात करें, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर में क्या मिलेगा आपको? बोन मेरो। अब वो बोन मेरो आरबीसी बना रहा है, WBC बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहा है, बन रहा है, वहां पे निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कभी भी आप देखना, आपके जांग पे कट लग रहा है या एक हैंड पे कट लग रहा है, या हम कहेंगे जांग पे कट लग गया और एक आपकी उंगली पे कट लग गया, दोनों के अंदर देखना ब्लड कहां ज्यादा निकलता है? जहां फीमर है या जो बड़ी अस्थि है वहां पर ब्लड क्या निकलेगा? ज्यादा। उंगली में क्या निकलेगा? कम। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट लगा करके चलाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अस्थि बना हुआ है। यहां पर भी अपने पास में किसका हो रहा है? ब्लड का फॉर्मेशन। क्यों? बोन मेरो है यहां पर भी। अब जब सर में चोट लगती है तो खून क्या होता है? ज्यादा बहता है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर सर पे चोट लग जाती है तो न्यूरॉन्स होते हैं, एक ही बार बनते हैं। अगर ये डैमेज हो गए तो दोबारा से नहीं बनेंगे। समझ रहे बात? इसीलिए कहते हैं जब भी बाइक चलाओ तो सर पे क्या लगाओ? हेलमेट लगा करके चलाना चाहिए। सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे स्टेम सेल्स के अंतिम पार्ट पे चलते हैं, यूजेज के। उपयोग क्या क्या होंगे स्टेम सेल्स के? जैसा कि अपन ने कहा कि स्टेम सेल्स जो होती है सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, कुछ कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, कुछ विशिष्टीकृत ऊतक का निर्माण कर सकती है। तो उपयोगों में हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं औषधि परीक्षण में। अगर किसी प्रकार के मेडिसिन टेस्ट की बात हो तो हम स्टेम सेल्स पे इनका परीक्षण करके हम पता कर सकते हैं कि ये औषधि उस चीज के लिए काम में आएगी। लेकिन औषधि परीक्षण करने के लिए पहले औषधि परीक्षण आसानी से हो जाता था, लेकिन आजकल बहुत सी कानूनी अड़चनों के कारण औषधि परीक्षण नहीं कर पाते। पहली बात तो अगर आपको किसी औषधि परीक्षण या टेस्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको कानून से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में आप टेस्ट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। और इसी वजह से कई औषधियों का टेस्ट भी नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरी बात,
रोगों के उपचार के लिए हमने क्या बताया आपको कि अगर किसी प्रकार का कोई अंग डैमेज हो जाता है, आपका कोई ऊतक डैमेज हो जाता है, किसी प्रकार की कोई सेल्स डैमेज हो जाती है, अगर स्टेम सेल्स है आपके पास में तो आप उनको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। दूसरी बात करें हृदयघात की, हार्ट डैमेज जो आजकल सबसे ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बहुत बना होता है। और हार्ट अटैक की बात करें या हृदय आघात की बात करें तो क्यों होता है, क्योंकि हृदय का काम क्या होता है, रक्त की आपूर्ति, यानी रक्त को एक जगह दूसरी जगह भेजना। अब कहीं पर रक्त की हार्ट पेशियां टूट गई, हार्ट सेल्स जो है वो टूट गई। अब हार्ट सेल्स टूट गई तो क्या हृदय पंप कर पाएगा क्या ब्लड को, नहीं कर पाएगा। अब पंप नहीं करेगा तो सीधी सी बात है O2 की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो धीरे धीरे पेशियां टूटती जाएंगी और हार्ट क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में कौन सी सेल्स है, स्टेम सेल्स, तो हम उस हार्ट डैमेज से बच सकते हैं। सेकंड बात करें मधुमेह, डायबिटीज की बात कर सकते हैं। और डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज के लिए हम कह सकते हैं कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन कम है या नहीं बन पा रहा है तो सीधी सी बात है शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी रक्त के अंतर्गत। और इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, बीटा सेल से। कहां पाई जाती है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह पे। कौन से भाग पर, अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर हमारे पास स्टेम सेल्स हो तो हम आसानी से किसको बढ़ा पाएंगे, इंसुलिन हार्मोन को। कौन से रोग से छुटकारा मिल जाएगा, मधुमेह से। उसी प्रकार पार्किंसन रोग की बात करें, डोपामाइन स्रावित करता है और मस्तिष्क के अंतर्गत डोपामाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डोपामाइन स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट। अगर स्टेम सेल्स है तो हम उन कोशिकाओं को बना पाएंगे, और वो कोशिका अगर बन गई तो डोपामाइन भी बन जाएगा, तो ब्रेन भी क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। इस्केमिक आघात की बात करें तो रक्त वाहिनियां जो होती है, रक्त की क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कहीं ब्लॉकेज आ गया तो क्या आपूर्ति हो पाएगी, क्या नहीं होगी। O2 जाएगी क्या, नहीं जाएगी। और O2 नहीं जाएगी तो वहां की तंत्रिकाएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी। अब अगर वो कोशिकाएं मर गई या वो तंत्रिकाएं मर गई तो सीधी सी बात, वो स्थान क्या हो गया, डैमेज हो गया। समझ रहे हो बात को। अगर स्टेम सेल्स है तो उन तंत्रिकाओं को बना सकते हैं। समझ गए बात को। तो इसके लिए अपने पास में स्टेम सेल्स बहुत उपयोगी है। तो मान के चलो आप पूरे शरीर का फॉर्मेशन कर सकते हो अगर स्टेम सेल्स है। लेकिन उस शरीर के पूरे फॉर्मेशन के लिए हमें कौन से स्टेम सेल चाहिए, पूर्ण शक्त प्लूरिटोटिपोटेंट सेल्स चाहिए। अगर हमें पूरे शरीर का फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास में कौन सी सेल्स होनी चाहिए, टोटिपोटेंट सेल्स। या आजकल इन सेल्स को, पहले तो देखो जाइगोट से अलग कर लेते। अगर स्टेम सेल्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेम सेल्स को युग्मनज से, डायरेक्ट जाइगोट से ही क्या करते थे, अलग करते थे। लेकिन आजकल अगर हम बात करें इन स्टेम सेल्स को अलग करने की तो प्लेसेंटा से अलग किया जाता है। जो ओरनाल आती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके नाभि से एक ओरनाल जुड़ी होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मिलेंगे।